बच्चों जैसा कि हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग पार्ट 1 तो पढ़ लिए थे कल, और आज हम आपको पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें हम पढ़ेंगे कि आपको भाषा आधारित सवाल देगा, उसको जो है आप द्विघात समीकरण के रूप में लिखिएगा, उसका हल नहीं निकालना है, द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ लिख के बस छोड़ देना है। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। निरूपित मतलब आप उसको उसके रूप में लिख दीजिए, है ना। आपको भाषा में बोला है, जैसे बोलता है ना, जैसे बोलता है ना कि राम की आयु श्याम से दुगुनी है, इसको आप कैसे लिखिएगा, राम की आयु श्याम से दुगुनी है, तो राम की आयु x, तो श्याम की आयु क्या हो जाएगा 2x, हो गया, है ना। उसी प्रकार क्या होगा कि मतलब इसमें जो है बोला है कि एक आयताकार क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका क्षेत्रफल 528 है, यानी आयत का जो क्षेत्रफल है ना वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और लंबाई किससे ज़्यादा है, चौड़ाई से दुगुना है। लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगुना से एक ज़्यादा है, यानी कि मान लेंगे, माना कि आयत की चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे, x मीटर, आयत की चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे, x मीटर, है ना। और लंबाई बराबर क्या मान लेंगे, लंबाई क्या है, चौड़ाई का क्या है, दुगुना है। लंबाई क्या है, चौड़ाई का दुगुना से एक ज्यादा है, दुगुना से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है ना। अब देखिए कितना आसान है ये बनाना, प्रश्न से या प्रश्नानुसार, है ना। बहुत बच्चा क्या करता है कि हिंदी आप बना रहे हैं और उसमें क्या करता है, इंग्लिश टाइप में लिख देता है AYQ, है ना। देखिए लिखने का तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मत लिखिए, क्योंकि आप बना रहे हैं हिंदी मीडियम से, तो आप हिंदी मीडियम से ही चलिए, इंग्लिश मीडियम का जो है आप तरीका मत अपनाइए। क्योंकि कोई टीचर अगर शिक्षक जो है किसी के मन में अगर आ गया ख्याल कि बहुत जो है एडवांस है, तो बस उसके बाद आपका नंबर गोल। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। आयत का क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत आसान है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 528 दिया ना आयत का क्षेत्रफल, तो 528 लिख देंगे यहाँ पे, कितना लिखेंगे 528। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। समझिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया 528, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, बराबर कितना दिया है 528 दिया है, कितना दिया है 528 दिया है ना। और लंबाई कितना था, चौड़ाई का दुगुना से ज्यादा था। इसको सॉल्व कीजिए, 2 को x से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 2x + 1 मीटर, है ना, 2x + 1 मीटर, है ना। अब देखिए लंबाई की जगह लंबाई लिखिए, तो लंबाई कितना है 2x + 1, है ना। लंबाई कितना है 2x + 1, और चौड़ाई कितना है x है, बराबर कितना है 528। अब गुना कीजिए, 2x को x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2x को x से गुना करेंगे तो 2 इकाई 2 होगा ना, और x को x से गुना करेंगे तो x² प्लस x को x से गुना करेंगे तो x, है ना, और बराबर 528। ठीक है बच्चों, अब जो देखिए 2x² प्लस x, प्लस में 528 इधर आएगा तो माइनस में 528, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। और इस तरह से यही आपका निरूपित हो गया ना, द्विघात समीकरण बन गया ना, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे कितना आसान है। थैंक यू। दूसरा सवाल देखते हैं। तो अब जो है दूसरा सवाल क्या है, देखिए पहला सवाल पढ़ लिए, दूसरा सवाल क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक को ज्ञात करना है। अच्छा ये बताइए क्रमागत क्या होता है, पहले क्रमागत समझ जाइए तब आपको क्रमागत समझ में आएगा। देखिए क्रमागत 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा, KCC के मैथ में भी आपको क्रमागत मिल जाएगा। देखिए क्रमागत क्या होता है, क्रमागत आपको 2 टाइप से पूछता है इस पे सवाल, यानी होता है तो एक ही प्रकार, लेकिन 2 प्रकार से पूछता है। एक क्रमागत हो गया कि आपको x लिखना है पहले, दूसरा लिखना है x + 1। अब बोलेगा सर ये क्या हुआ, समझिए। अच्छा ये बताइए 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5, तो x के बाद क्या आता है y, गलत, x के बाद y नहीं आता है, a के बाद b नहीं आता है, b के बाद c नहीं आता है। मैथ्स में, मैथ्स वह इंग्लिश नहीं है, अल्फ़ाबेट नहीं है कि हाँ x के बाद y आएगा y के बाद z, नहीं, x के बाद अगर x में बोलेंगे कि x में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आपका y नहीं आएगा, x में 1 जोड़ेंगे तो x + 1 होगा, है ना।
अगर y में 1 जोड़ेंगे तो y प्लस 1 होगा, ना कि z हो जाएगा, है ना। यानी कि क्रमागत में अगर x बोलेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होगा, है ना, x प्लस 1 होगा। ठीक है। अब कभी कभी सम संख्या और विषम संख्या की बात आती है, समझिएगा। सम और विषम आपको पूछ देगा, है ना, कि क्रमागत सम संख्या। अच्छा ये बताइए सम संख्या कितना जोड़ने पर प्राप्त होगा। पहले सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2, 2 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 6, 6 के बाद क्या है 8। इस प्रकार से 2 2 जोड़िएगा आप, देखिए 2 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 2 जोड़े। अच्छा विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 के बाद फिर 3, 3 के बाद फिर 5, 5 के बाद फिर 7। इस तरह आप 2 जोड़ते जाइएगा। तो आप बताइए हमको, इसमें भी आप 2 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 2 जोड़ रहे हैं। अगर हम आपको बोल दें कि 2 क्रमागत सम संख्या, 2 क्रमागत सम संख्या, तो पहला क्रमागत संख्या आपका x, पहला क्रमागत संख्या x, तो दूसरा क्रमागत संख्या क्या, दूसरा क्रमागत संख्या होगा 2 जोड़ने पर ना। अगर सम बोलेंगे तो भी 2 ही जोड़ना है दूसरा में। पहला क्रमागत संख्या x तो दूसरा x प्लस 2 होगा सम संख्या में। अब समझिए विषम संख्या में बच्चा सोचता है सर 2 तो विषम संख्या नहीं है सर, गलत जवाब। सुनिए हम आपको ये कहाँ कर रहे हैं कि आप 2 लिखिए, हम क्या बोल रहे सुनिए, 2 जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होता है। 1 है ना सबसे छोटी विषम संख्या, 1 में 2 जोड़िए कितना आएगा 3, 3 में 2 जोड़िए कितना आएगा 5, 5 में 2 जोड़िए कितना जोड़ने पर पूरा है भैया 2। तो हम भी x न माने हैं, तो x में कितना जोड़ेंगे जो अगला विषम संख्या आएगा 2। x में कितना जोड़ेगा अगला विषम आएगा तो 2 ही ना जोड़ेंगे। अगर सम संख्या भी क्रमागत में पूछेगा तो भी 2 जोड़ेंगे, विषम संख्या पूछेगा तो भी 2 ही जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या सीखे कि हमको सम संख्या क्रमागत में पूछ दे या विषम संख्या, पहला x दूसरा x प्लस 2 लेंगे। ठीक है बच्चों, ये तो आपका सिलेबस में नहीं था, ये केसी सिन्हा के मैथ में है। अब आपको हम बता रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार। ये देखिए अब जो है क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है 306 है। तो मान लेंगे, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। अब समझिए पहले, माना कि पहला धनात्मक, धनात्मक क्या होता है तो धनात्मक मतलब होता है प्लस वाला और ऋणात्मक होता है माइनस वाला। तो जब आपका आंसर आएगा तो आप प्लस वाला ही लिखिएगा, माइनस वाला को छोड़ दीजिएगा, प्लस वाला ही आपका आंसर है। क्योंकि आपको क्या लिखना है धनात्मक, क्या लिखना है धनात्मक, इसलिए लिखिए धनात्मक। माना कि पहला क्रमागत धनात्मक, हम कहाँ से लाए हैं, हम आपका बुक से लाए हैं। बुक में बोला है कि क्रमागत धनात्मक होना चाहिए, नहीं क्या बोला है, देखिए देखिए क्या बोला, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है ना। तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे x मानेंगे, और दूसरा क्या मानेंगे, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना। तो पहला x तो दूसरा x प्लस 1। आप सोचेगा सर x प्लस 2 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसमें ना सम बोला है और ना विषम बोला। अगर सम या विषम बोलेगा तब ना जोड़ेंगे, ना हमको सम बोला था ना विषम बोला था, ना सम बोला है ना विषम। तो पूर्णांक तो 1 के बाद 1 आता है, 1 जोड़ने में पूर्णांक आता है। 1 के बाद क्या आता है 2 के बाद क्या आता है 3। ठीक है। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है 306 है ना। 306 है तो पहला क्रमागत कितना है मेरे पास कितना है x है, और दूसरा क्या है x प्लस 1 है। दोनों को गुना करेंगे कितना प्राप्त होगा 306 प्राप्त होगा। दोनों गुना करेंगे कितना प्राप्त होगा 306 प्राप्त होगा। तो x को x से गुना करेंगे बच्चों, x को x से गुना करेंगे तो 2x नहीं लिख देना है, x को x से गुना करेंगे तो पावर बढ़ता है, जुटता है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ x को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, x को 1 से गुना करेंगे तो x न रहेगा। अरे x को 1 से गुना करेंगे तो x न होगा, काहे कि 1 को कोई संख्या से गुना करते वही होता है। बराबर कितना है 306।
प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, क्या आएगा माइनस में, बराबर क्या हो गया 0। इसके बदले आप ये लिखे, इसके बदले ये लिखे, और इसी रूप में बोल रहा था लिखने के लिए। इस तरह से आपका दूसरा भी सवाल आपका बन गया। 4.1 का 2 नंबर खत्म हो गया, 2 का 2 नंबर, ठीक है। तीसरा सवाल हम लोग बनाते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, 2 का तीसरा नंबर क्या बोलता है, रोहन की माँ, क्या बोलता है, रोहन की माँ जो है रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, समझिए। अच्छा, रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो किससे बड़ी है, उससे, उससे मतलब किससे, रोहन से। अरे भैया, रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, किससे बड़ी है, रोहन से ना बड़ी है, उससे मतलब किससे, रोहन से बड़ी है। तुम्हारी माँ तुमसे 10 वर्ष बड़ी है, तो मतलब किससे बड़ी है, तुमसे बड़ी है, ठीक है। तो इसमें क्या मान लेंगे, माना कि रोहन की वर्तमान, माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लेंगे, x वर्ष मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x वर्ष मान लेंगे रोहन का, और माँ का क्या मान लेंगे, माँ की, है ना, माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, कितना वर्ष बड़ी है माँ इससे, 26 वर्ष बड़ी है। अच्छा देखिए, रोहन का आप x प्लस 26 नहीं कीजिएगा, रोहन का x और उससे माँ कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26, ठीक है। अब क्या बोलता सुनिए, बोलता है उनकी आयु का गुणनफल, यानी उसकी माँ और रोहन की आयु का गुणनफल अब से 3 साल बाद, अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद, यानी अभी मान लीजिए आप 15 साल के हैं, तो 3 साल बाद कितने साल के हो जाइएगा, 16, 17, 18 साल के, है ना। अभी आपका 10 साल है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 13 साल। तो बोलता है कि 3 वर्ष बाद, तो हम लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात किसकी आयु, पहले रोहन, तो रोहन की आयु कितना माने थे, रोहन की आयु कितना माने हैं, x, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, हम बोले थे ना कि जब भी ABCD से लेके Z तक में 1 2 जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, x प्लस 1, x प्लस 2, तो 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगा। इन्हें कि 3x लिख देना है ना, ऐसा नहीं करना है। अब देखिए 3 वर्ष पश्चात, है ना, रोहन के माँ की आयु, अच्छा रोहन की माँ की आयु। अच्छा एक बात बताइए, आप 25 साल के हैं, ठीक है, और 3 साल बाद आप 28 के हो जाइएगा, तो आपकी माँ आपसे 26 साल बड़ी, तो वो भी तो 3 साल बाद बढ़ेगी। अरे क्या आपकी माँ 15 साल की रहेगी, ऐसा तो नहीं है ना, बढ़ेगा ही। तो 100% अभी माँ कितना वर्ष की है, x प्लस 26 है, और 3 साल और हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगी, x प्लस 29 वर्ष की हो जाएगी। तो क्या अभी बता रहे थे कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद जो है रोहन की माँ का आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 29, और दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है आपका 360, कितना दिया हुआ है 360, यानी कि 3 वर्ष बाद का गुणनफल। तो देखिए प्रश्न से क्या करेंगे, प्रश्नानुसार या कर दीजिए, प्रश्नानुसार रोहन का आयु कितना है, रोहन का आयु है ना x प्लस 3 गुना रोहन की माँ कितना गुना है, x प्लस 29, x प्लस 29, दोनों को गुना करके कितना आ रहा है 360, कितना आ रहा है 360, है ना। अब देखिए x को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x को 29 से गुना करेंगे कितना होगा, तो x को 29 से गुना करेंगे तो 29x हो जाएगा, 3 को x से गुना करेंगे कितना होगा, तो 3x हो जाएगा, 3 को 29 से गुना करेंगे कितना होगा, 87 हो जाएगा, बराबर 360। फिर से देखिए x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x को 29 से गुना करेंगे 29x,
3 को x से गुना करेंगे 3x, 3 को 29 से गुना करेंगे 87। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 29 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 32x हो जाएगा प्लस 87, प्लस में 360 इधर आएगा तो माइनस में 360 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। और अब जो है एक्स स्क्वायर प्लस 32x 87 में ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो बताए थे ना कि घटता है जुटता है, तो आप देखिए प्लस माइनस है तो घटेगा, तो कितना बचेगा, घटा के देख लीजिए 360 में आप 87 घटाइए तो कितना बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचा, यहाँ पे 5 बचा, एक पैंचा लिए, 15 में से 8 गया है तो 7, एक कम कर दीजिए तो 273, तो क्या लिखेंगे 273। अब देखिए ज़्यादा प्लस में कि ज़्यादा माइनस में, तो ज़्यादा माइनस में, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए बराबर 0। ये देखिए द्विघात समीकरण का रूल हो गया ना, इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल। अब देखिए एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो जब दूरी और समय वाली बात आए तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि दूरी बराबर क्या होता है, ये सूत्र लिख लीजिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ये 3 चीज़ आप याद रखिए। और चाल देखिए याद रखिएगा एक चीज़, दूरी को क्या चीज़ में मापते हैं, तो किलोमीटर में मापते हैं, समय को घंटा में मापते हैं, घंटा में यानी एच में, आवर में। ठीक है, और चाल को, तो आप देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय, दूरी बटे क्या होता है, समय, तो दूरी को क्या चीज़ में मापते हैं, किलोमीटर में, और ये जो बटे देख रहे हैं इस बटे को प्रति कहते हैं, और समय का मात्रा क्या होता है, घंटा, इसलिए चाल को लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। तो जहाँ भी यहाँ लिखा रहे इसका मतलब समझ जाना है कि चाल है, क्या है, स्पीड है, क्या है, गाड़ी में जो आप देखते हैं तो क्या आपका 60 पे जो कांटा जाता है, तो मतलब क्या समझे, 1 घंटा में 60 किलोमीटर हुआ है ना, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी पर हम बात करेंगे, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब क्या बोला है क्वेश्चन सुनिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, यानी दूरी कितनी है, 480 है, यानी एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, तो आप जानते हैं अगर आप मान लीजिए ट्रेन पे बैठे हैं और ट्रेन का जो ड्राइवर है वो क्या करेगा, उसका चाल को घटा देगा, यानी स्पीड को घटा देगा, तो आप यहाँ से पटना 8 घंटा में पहुँच, क्या 8 घंटा में पहुँचिएगा, नहीं पहुँचेगा। जैसे ही स्पीड कम करेगा, सिंपल सा एकदम है, आप साइकिल चला के यहाँ कोचिंग आइएगा, और कोचिंग में आपको अपना घर से यहाँ आने में 10 मिनट लगता है, और उसी जगह पे आप क्या कीजिएगा, धीरे धीरे साइकिल चलाइएगा, तो क्या होगा, जल्दी पहुँचेगा या आपको वक्त लगेगा, तो ऑब्वियसली है कि आपको वक्त ज़रूर लगेगा, है ना, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो समझिए मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, क्या मान लेंगे, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। ठीक है, और दूरी बच्चों कितना दिया है, समझिए दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है आपको 480 किलोमीटर, कितना दूरी दिया है, 480। तो आप बताइए हमको समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर क्या होता है सूत्र, दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है ना। तो दूरी कितना है, 480 है, दूरी कितना है, 480 है, और चाल कितना है, x है, चाल कितना है, x है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फिर बोलता है इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे। अब यह 50 की स्पीड से जा रहा है, 60 के पता नहीं, तो यह स्पीड किसके जा रहा है, x के स्पीड से जा रहा है, किसके स्पीड से जा रहा है, x के स्पीड से, किसके स्पीड से, x के स्पीड से जा रहा है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में
कमी करने पर नई चाल। अब बताइए, आप जा रहे हैं 50 की स्पीड से और आगे में ट्रक आगे, क्या 50 की स्पीड से जाइएगा? नहीं ना, नहीं तो आगे में टकरे हो जाएगा। इसलिए आप चाल को क्या कीजिएगा, थोड़ा सा एक्सीलेटर को कम कीजिएगा ना। तो वही है, आप क्या कीजिएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप जा रहे थे x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। आप चाल में कितना कम किए, 8 किलोमीटर क्या कर दिए, कम कर दिए। तो आपका नया चाल क्या हो जाएगा, x की स्पीड से जा रहे थे, इसमें आप कम कर दिए तो 8 घटेगा ना, कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कहा 60 की स्पीड से जा रहे हैं तो 8 घटाएंगे तो 52 चलेंगे। 50 की स्पीड से जा रहे हैं तो 50 में 8 घटा देंगे तो 42 में चलेंगे। इस तरह से यहाँ तक समझ में आ गया। और दूरी तो आपका वही है। अच्छा बताइए, यहाँ से अररिया की दूरी 50 है, आप स्पीड कम कर दिए तो क्या अररिया की दूरी घट जाएगा? अरे 50 ही रहेगा, दूरी थोड़ी घटेगा। दूरी तो 480 जाना 480 जाएगा। चाहे आप साइकिल से जाइए, चाहे बैलगाड़ी से, कोई हवाई जहाज से जाता है पटना, कोई रेलगाड़ी से जाता है, कोई बस से जाता है ना, और कोई ट्रकों से जाता है। सबको अलग अलग लगेगा ना। अब कोई साइकिलों से जाता है। अच्छा बोलबम जाइएगा, कोई पैदल जाता है 5 दिन में पहुंचता है, कोई साइकिलें से जाता है, कोई जो है चरचक्का जाता है, चरचक्का वाला 1 दिन में पहुंच जाता है, जरूर ढक जाता है। अब पैदल वाला जो है क्या करता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगाता है। तो वही बात है, आप जिससे जाइएगा मतलब है आपका स्पीड क्या है, किस चीज़ से आप जा रहे हो उसका स्पीड कितना है। तो मेरा स्पीड पहले x था, अब स्पीड क्या हो गया, x - 8। दूरी तो मेरा 480 है, बोलबम का दूरी 108 रहेगा। बोलबम का दूरी जो है घट के 50 किलोमीटर नहीं हो जाएगा। या पैदल जाने वाला जो है उसके वो तो चलेगा तो सुल्तानगंज से चलेगा, 5 किलोमीटर के बाद जो है बोलबम आ जाए। ऐसा थोड़े होगा कि पैदल जा रहा है तो भोला बाप पहले आके खड़ा रहेगा, लो ढाल लो हम पे चल, ऐसा थोड़े होगा। अरे भैया बोलबम उतने दूर रहेगा, बोलबम पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो दूरी 480 रहेगा, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 480 और चाल कितना है x - 8, ठीक है। दूरी कितना है 480 और समय कितना है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी कितना 480, चाल कितना है x - 8। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है हम बताएंगे आपको। अब देखिए क्या बोल रहा था कि जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए तो वह इस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेगा। वाजिब है, मान के चलिए यार कि आप 50 की स्पीड चल रहे हैं, कोई 40 की स्पीड से जा रहा है, तो जो 40 की स्पीड से जाएगा उसको ज़्यादा समय लगेगा कि आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो वाजिब है जो 40 की स्पीड से जा रहा है, यानी कम जो जा रहा है वो लेट से पहुँचेगा, जो जितना स्पीड से जाएगा वो पहले पहुँचेगा, है ना। तो सेम कंडीशन याद रखिएगा बोलबम वाला, है ना। इसमें बोलबम का कंडीशन है, जो पैदल जाएगा वो 4 दिन में, जो चरचक्का जाएगा वो 1 दिन में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए, प्रश्न अनुसार इसको करते हैं। देखिए आपके पास दो समय है। पहला समय कितना लगता है, पहला समय लगता है आपको 480/x और दूसरा क्या लगता है 480/x - 8। दोनों समय ही है आपका, लेकिन दोनों समय में ज़्यादा समय कौन है, ये वाला या ये वाला। देखिए 480/x ये वाला ज़्यादा समय हुआ। ये यहाँ पे तो चर संख्या है, पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको बता देते हैं ज़्यादा समय किसको लगेगा। चाल देखिए किसका कम है, चाल देखिए किसका कम है, नीचे वाला का चाल क्या है, कम है, यानी इसी को क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, और इसको क्या लगेगा, कम समय लगेगा। इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब कि 480/x - 8 इसको ज़्यादा समय लगेगा, तो ज़्यादा वाला में घटता है, तो ज़्यादा घटा 480/x इसको कम समय लगेगा, बराबर 3। अब 3 का है लाए तो 3 घंटा है ना अधिक लग रहा था। किसको अधिक लग रहा था, 3 घंटा, इसी को लग रहा था 3 घंटा अधिक। तो इस तरह से करेंगे, समझे। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकलेगा नहीं, तो दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो x - 8 अब गुना क्या हो जाएगा x। अब कोना कोनी गुना कीजिए, 480 को x से गुना करेंगे 480x। देखिए कोना कोनी गुना एक ट्रिक है, कोना कोनी गुना जो है नियम नहीं है। नियम तो यह है कि x - 8 से इसमें भागा लगाएंगे, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ x बचेगा। x को 480 से गुना करना नियम यह कहता है, लेकिन हम आपको बताए हैं कि जब दोनों गुना करके निकलता है तो सिर्फ गुना कर दीजिए और कोना कोनी गुना कीजिए। 480 को x से गुना कीजिए, 480x माइनस इस दोनों को भी क्या करना है, गुना करके लिख देना है। तो गुना कर दिए, 480 गुना x - 8 बराबर कितना, 3। अब देखिए 480x
माइनस 480 को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 480 x हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब देखिए 480 को किससे गुना करना है, 8 से, तो 8 8 64, हाथ रहा कितना 8, 8 को 8 से गुना कीजिएगा 64, हाथ रहेगा 6, 8 चौके 32 और 32 में 6 जोड़िएगा कितना होगा 38, तो कितना होगा 384। फिर से देख लीजिए, 8 को 8 से गुना कीजिएगा 64 का 4, 8 चौके 32, 6 38 और 1 0 है तो 1 0 बराबर कितना 3। अच्छा बटे में कितना हो जाएगा देख लीजिए, x को x से गुना करेंगे क्या होगा x स्क्वायर, 8 को x से गुना करेंगे तो 8x। ठीक है, अब देखिए 480x 480x क्या हो गया, कट गया। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा आपको 3840 बटे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना 3, बराबर कितना 3। अब देखिए आपको इधर बना देते हैं, एक स्टेप नीचे जाएगा, नीचे चल जाएगा एक स्टेप। देखिए यहाँ पे जिसके बटे कुछ थे उसके बटे क्या 1, तो कोना कोनी आपका फिर से गुना कीजिए, x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x को किससे गुना करेंगे 3 से, किससे गुना करेंगे 3 से, और इस 3840 को किससे गुना करेंगे 1 से। अच्छा 3840 किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो लिखते नहीं है, बस 3840 को 1 से गुना करेंगे 3840 ही लिख दिए। ठीक है, अब ये गुना में 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुना में 3 है इधर जाएगा क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840 बटे में गुना में 3 था इधर आएगा तो भागा में 3, कट जाएगा। कितने बार में कटेगा 3 इकाई 3। अच्छा बताइए 3 का पारा में 8 नहीं आता, उससे कम कितना आता है 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 8 24 0, तो क्या हुआ x स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना आया 1280। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 8x माइनस में 1200 प्लस में है 1280 इधर आएगा तो माइनस में 1280 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के रूप का आ गया ना। इस तरह से आपका जो है 4.2 क्या हो गया समाप्त हो गया। ये पार्ट 2 था, अगला वीडियो जो है 4.2 का आएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालने के लिए सीखेंगे। हाँ, अगला वीडियो जो है आपको मिल जाएगा, पहले इसको